तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी पत्नी को धक्का मारा, इसलिए बड़ा किया था क्या तुमको कि तुम एक दिन अपनी ही माँ को मारो? तुम्हारी माँ से पहले यह मेरी पत्नी है, समझे? आकाश जी ने गुस्से में अपने छोटे बेटे शिवा से कहा। पापा, यह क्या आपने मेरी पत्नी लगा कर रखा है? आपकी पत्नी कोई अनूठी या हूर परी नहीं है। जब से आए हैं एक ही रट लगा कर रखी है कि इस घर में हिस्सा नहीं देंगे। इन पैसों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं मेरे घर की अलमारी भी नहीं खोल सकता क्या? माँ मुझे अलमारी खोलने से रोक रही थी, इसलिए मुझे मजबूरी में उन्हें धक्का देना पड़ा। आखिर इस घर पर हमारा भी अधिकार है। छोटा बेटा शिवा अपने पिता आकाश जी से बोला। आकाश जी ने खींचकर एक तमाचा छोटे बेटे के गाल पर जड़ दिया और गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कामिनी के साथ ऐसा करने की? छोटी बहू सारिका तमक कर बोली, पापा जी आपको शर्म नहीं आती? अपने शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाते हुए भूलिए मत, अब यह आपके बेटे से ज्यादा मेरे पति हैं। अब इन पर आप दोनों का कोई अधिकार नहीं। अरे आपको पता भी है आज यह कितने बड़े आदमी है? आप जैसे कितने लोग इनके पैरों में गिड़गिड़ा कर भीख मांगते हैं, तो आपकी क्या औकात है? तभी एक झन्नाटेदार तमाचा बहू के गाल पर पड़ा। कामिनी जी ने जिंदगी में पहली बार किसी पर हाथ उठाया था। अपनी पत्नी का साहस देखकर आकाश जी की आंखों में चमक आ गई। कामिनी जी गुस्से में बोली, खबरदार बहू, अगर मेरे पति का अपमान करने की कोशिश भी की तो, और जब हमारा तुम लोगों पर अधिकार ही नहीं रहा तो किस मुंह से अपना हक मांगने चले आए हो? नहीं दूंगी तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी। अब जाओ सड़क पर भीख मांगो। माँ का ऐसा रूप देखकर बेटे बहू सन्न से खड़े रह गए। कामिनी जी बड़ी बहू से बोली, क्या कह रही थी तुम? बहू, ऐसा करो, आज तुम अपने भाई को बुला ही लो। खैर छोड़ो, तुम तकलीफ क्यों लेती हो? यह काम मैं ही कर देती हूँ। तभी आकाश जी के दोस्त का बेटा अमर वहाँ एक पेपर लेकर पहुँचा और साथ में 2 पुलिस वाले भी थे। पुलिस वालों को सामने देखकर बड़ी बहू निर्मला की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तो दिन में भी चांद तारे नजर आने लगे थे, क्योंकि पुलिस की वर्दी में कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई राघव था। भाई को हित में करने के लिए बड़ी बहू भाई को गले लगाने आगे बढ़ी तो राघव दूर से ही हाथ से इशारा करते हुए बोला, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, ना यहाँ कोई किसी का भाई है और न ही बहन। अपने भाई के रौबदार आवाज से बड़ी बहू निर्मला एक किनारे खड़ी हो गई। आकाश बाबू ने वह पेपर वकील से लिया और बेटे बहू की तरफ पकड़ा दिया, जिसे देखकर बेटे बहू के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। चारों बेटे बहू बस आकाश जी के चेहरे को निहारने लगे। आकाश जी अमर और राघव के साथ सामने वाले कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। चारों बेटे बहू सोफे पर धम्म से बैठ गए और आने वाले तूफान से थर-थर कांपने लगे, जिसका अंदाजा उन्हें पहले से ही लग गया था और उस दिन को कोसने लगे जब उन्होंने पिछली बार यहाँ आने की खबर अपने माता पिता को दी थी। कहाँ हो भाग्यवान, आर्यन और शिवा का फोन आया था। वे लोग यहाँ गांव में आने के लिए ट्रेन में बैठ गए हैं। दूसरे दिन कामिनी जी रह कर घड़ी देखी और पति आकाश जी से पूछती, फोन करके पूछो तो सही, दोनों बेटे और बहुएं कहाँ तक पहुँचे? अब तक आए नहीं। आकाश जी, अरे भाग्यवान, सब्र करो, आ जाएंगे। तुम तो 2 घड़ी चैन से बैठ जाओ। अब सुबह से तरह तरह के पकवान बनाए जा रही हो। कामिनी जी बोली, सबकी पसंद का खाना बनाया है, आज देखना, खाना खाते ही खुश हो जाएंगे सब। पूरे 2 साल बाद देखूंगी आज सबको। आंखें तरस गई हैं आर्यन और शिवा को देखने को। आकाश जी बोले, कामिनी, दोनों का काम ही ऐसा है, सुबह 9 से शाम 7 बजे की ड्यूटी ऑफिस में बजानी ही पड़ती है। कैसे समय दे पाएंगे हमको? इसलिए तो 2 साल बाद आ रहे हैं। कामिनी जी बोली, फोन पर कह रहे थे दोनों इस बार हमें भी अपने साथ शहर ले जाएंगे। वैसे भी अब अकेले नहीं रहा जाता, घर काटने को दौड़ता है। आकाश जी और कामिनी जी के दोनों बेटे अमर और शिवा शहर में नौकरी करते थे। दोनों की पत्नियां निर्मला और सारिका भी शहर में उन्हीं के साथ रहती थी। आज पूरे 2 साल बाद दोनों बेटे और बहुएं अपने गांव आ रहे थे, जिनका बेसब्री से आकाश जी और कामिनी इंतजार कर रहे थे। कामिनी जी बोली, सुनिए, मैं तो हम दोनों के कपड़े भी बैग में भर कर रखे हैं,
क्योंकि आर्यन कह रहा था वे लोग यहाँ सिर्फ 2 दिन ही रुकेंगे। आकाश जी बोले, तुम भी हद ही करती हो भाग्यवान, बेटे बहू से पूछे भी नहीं तुमने पैकिंग भी कर ली। कामिनी जी बोले, आप तो रहने ही दीजिए, आपसे तो बात करनी ही बेकार है, हमेशा उल्टा ही बोलते हो। जब एक बार वे लोग कह चुके हैं कि इस बार हमें अपने साथ शहर ले जाएंगे तो बार बार उसी बात को क्या दोहराना। उतने में गाड़ी की हार्न की आवाज बज उठती है। कामिनी जी और आकाश जी खुश होकर बाहर बेटे बहू के स्वागत के लिए आ जाते हैं। आकाश जी और कामिनी जी को देखकर बेटे बहू उनके पांव तक नहीं छूते हैं। कामिनी जी मन ही मन सोचती हैं बेचारे बहुत थक गए होंगे इसलिए पांव तक छूना भूल गए। चारों अंदर आकर फ्रेश होते हैं और फिर खाना खाने बैठते हैं। शिवा खाना खाते खाते बोला, वाह माँ, तुम्हारे हाथों में आज भी वही स्वाद है जो सालों पहले हुआ करता था। कुछ भी कहो माँ, सारिका तुम्हारे जैसा खाना कभी नहीं बना सकती। सारिका एक पल गुस्से से शिवा को देखती है और फिर सभी हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर सभी लोग बातें करते हैं और फिर बाद में बेटे बहू अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। शाम को कामिनी जी सबके लिए चाय बनाकर लाती हैं। तभी आर्यन शिवा से कहता है, शिवा परसों शाम की टिकट बनवा देता हूँ हम चारों को वापस जाने की। शिवा भी सहमति दे देता है। कामिनी जी बोली, बेटा इस बार तो तुम मुझे और तुम्हारे पापा को साथ ले जाने वाले थे ना। इतने में आर्यन की पत्नी निर्मला बोली, मम्मी जी अभी तो हमने नया फ्लैट लिया है, अभी तो फ्लैट में काम कराना भी बाकी है। कामिनी जी बोली, अरे कोई बात नहीं, इतने दिन हम शिवा के घर रह लेंगे। शिवा की पत्नी सारिका बोली, मम्मी जी आप तो जानती ही हैं, मैं और शिवा सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और फिर देर रात घर आते हैं। अभी हमारी इतनी इनकम नहीं है कि हम कुक और मेड लगा सके। मेरे घर में राशन का भी तो सामान जमा नहीं रहता है और ऐसे में आप बूढ़े लोगों के खाने पीने का ध्यान मैं नहीं रख पाऊंगी। हम दोनों तो कुछ भी खाकर गुजारा कर लेते हैं मगर आप लोगों को तो कुछ भी नहीं खिला सकते ना। आर्यन और शिवा ने भी अपनी पत्नियों की बात में सहमति दिखाई और बोले, मम्मी पापा जी अभी हम लोग खुद ही वहाँ सेट नहीं हुए हैं, ऐसे में आप लोगों को वहाँ ले जाकर कोई मतलब नहीं है। यह सब सुनकर कामिनी जी तो रोने ही लग गई और बोली, बेटा तुम लोगों के बिना मेरे यहाँ दिल ही नहीं लगता है, खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। हम दोनों बूढ़े तो बस तुम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अभी तो शरीर में इतनी ताकत है कि मैं घर का सारा काम भी कर सकती हूँ। उनकी बात सुनकर बेटे बहू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। निर्मला अपने कमरे में जाकर आर्यन से बोली, तुम्हारी माँ तो पीछे ही पड़ गई है शहर जाने के लिए, मगर मैं कह देती हूँ मुझसे इनकी सेवा चाकरी नहीं होगी। तुम तो जानते हो वहाँ अकेले हमारी कितनी अच्छी लाइफ है। आर्यन बोला, हाँ तो मैं भी कौन सा उन्हें अपने साथ शहर ले जा रहा हूँ। दूसरी ओर सारिका भी शिवा से बोली, यह दोनों गांव में ही रहे वही अच्छा है, वरना वहाँ आकर हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने लगेंगे। शिवा बोले, डोंट वरी यार, हम दोनों के इतने सारे शौक हैं कि हमसे ही हमारा खर्चा उठ जाए वही बड़ी बात है। इन दोनों को वहाँ ले जाकर मुझे अपना खर्च नहीं बढ़ाना। दरअसल बेटे बहू उन लोगों को अपने साथ शहर ले ही नहीं जाना चाहते थे। अपनी आजादी भरी जिंदगी में वह लोग कोई खलल नहीं चाहते थे। जब चाहे मर्जी से पार्टी करना, बाहर घूमने जाना, रात को देरी से घर आना, यह सारे शौक वे लोग शहर में आराम से कर रहे थे। मगर माँ पिताजी को यही बताते कि वे लोग अभी सेट नहीं हुए हैं ताकि कहीं उन्हें माँ पिताजी को शहर न ले जाना पड़े। 2 दिन बाद बेटे और बहुओं के शहर वापस जाने का समय आ गया। कामिनी जी की तो आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे फिर से एक बार बोली, मैंने तो हम दोनों के कपड़ों का बैग भी तैयार कर रखा था। आर्यन माँ की बात को काटते हुए बोला, माँ अब हमें जाने दो, यह क्या जाते वक्त रोने धोने लगा रखा है। पीछे शिवा भी बोला, हाँ माँ आप लोग शांति से यहाँ रहो, वैसे भी शहरी जीवन आप लोगों के लायक नहीं है। कहकर वे लोग स्टेशन जाने की गाड़ी में बैठ गए। आकाश जी तो सब कुछ समझ चुके थे मगर नहीं समझी तो वह थी कामिनी जी। थोड़ी ही देर में बोली, सुनिए घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है,
बेटे बहुओं के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और फिर से जोर जोर से रो पड़ी। आकाश जी कहना चाहते थे, कामनी अब तेरे बेटे बदल चुके हैं, वे हम दोनों बुड्ढों को अपने साथ नहीं रखना चाहते। मगर कामनी जी को लगातार रोते देखकर वे कुछ नहीं बोले। कामनी जी खोई खोई सी रहने लगी, खाना भी ढंग से नहीं खाती थी, उनके चेहरे की झुर्रियां और अधिक गहरी हो चुकी थी। आकाश जी कामनी जी को बहुत समझाने का प्रयत्न भी करते, मगर कामनी जी की आंखों पर तो बेटे बहू की मोह की अंधी पट्टी चढ़ी हुई थी, इसलिए कामनी जी अब बीमार रहने लगी थी। एक रोज कामनी जी अपने बरामदे में बैठी हुई थी कि उन्हें बाहर से आवाज आई, साड़ियाँ ले लो साड़ियाँ। कामनी जी ने नजर उठाकर देखा तो एक वृद्ध महिला तकरीबन 65 साल की होंगी, वह साड़ियाँ बेच रही थी। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लगातार दिख रही थी। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश हो। कामनी जी ने उसे बुलाया और साड़ियाँ देखने लगी। कामनी जी बोली, आप इस उम्र में भी घर घर जाकर साड़ियाँ क्यों बेच रही हैं? क्या आपका कोई नहीं है इस दुनिया में? वृद्ध महिला पहले तो हंसी, फिर बोली, बहन मेरे 4 बेटे हैं जो शहर में रहते हैं, अपना पेट काट कर उन्हें पढ़ाया लिखाया, शहर में नौकरी लगते ही उनकी शादियां भी करवाई, मगर अब चारों में से किसी के घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। पति का साथ भी जवानी में ही छूट गया था। ऐसे नालायक बेटों पर आश्रित रहने से बेहतर मैंने छोटा ही सही मगर अपना व्यवसाय शुरू किया। घर घर साड़ियाँ बेचने जाती हूँ, उससे मेरा खर्चा भी निकल जाता है और 4 लोगों से मिलकर थोड़ा हंस बोल लेती हूँ तो दिल को भी सुकून मिल जाता है। कामनी जी को इस वृद्ध महिला की बात सीधे दिल पर लग गई। वह सोचने लगी, दोनों बेटे और बहुओं ने वापस शहर जाकर मुझे फोन तक नहीं किया, जबकि वे लोग यहाँ मुझे देख कर गए थे कि मेरा उन लोगों के जाने के कारण रो रो कर बुरा हाल है। मुझसे तो यह वृद्ध महिला बेहतर है जो बेटों को भुलाकर अपना जीवन यापन कर रही है। बस उसी क्षण कामनी जी ने भी कठोर फैसला लिया कि वह ऐसे बेटे बहू के लिए आंसू नहीं बहाएंगी जिन्हें उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आकाश जी घर लौटे तो देखा कामनी जी ने आज उनकी मन पसंद का खाना बनाया था और वह बोली, आप मुझे कट पीस के टुकड़े लाकर देंगे, मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ। सिलाई कढ़ाई में तो कामनी जी बचपन से ही निपुण थी। आकाश जी कामनी जी को खुश देख कर बहुत खुश हुए और वे बोले, कामनी तुम में यह बदलाव कैसे आया? कामनी जी ने उस वृद्ध महिला से मिली सीख आकाश जी को बताई। तब आकाश जी बोले, कामनी मैं तो यह बात पहले ही समझा चुका था, जो बात तुम्हें देर से समझ आई क्योंकि तुम बेटे बहू के मोह में अंधी हो चुकी थी। खैर देर आए दुरुस्त आए कहकर वो कामनी जी के लिए कट पीस के टुकड़े लाने चले गए। यहाँ कामनी जी ने सिलाई कढ़ाई कर अपने हुनर को अपना हथियार बना लिया और धीरे धीरे उनका व्यापार जोरों में चलने लगा। कामनी जी अब अपने व्यापार में इतनी व्यस्त हो गई थी कि अपने बेटे बहुओं को भी याद करने का समय नहीं था। वहाँ शहर में आर्यन, शिवा और उसकी पत्नियां आज मिले तो शिवा बड़े भाई आर्यन बोला, भैया रोज यह 9 से 7 की नौकरी करके थक गया हूँ और महीने की वही नॉर्मल सैलरी जिससे अब गुजारा भी नहीं होता। आर्यन बोला, शिव तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मेरा भी कुछ यही हाल है। मैं भी यही सोच रहा था क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई व्यवसाय करें जिससे आमदनी बढ़ सके, मगर व्यवसाय करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, वह कहाँ से लाए? शिवा की पत्नी सारिका बोली, अरे गांव में आपके माँ पिताजी इतने बड़े घर में रह रहे हैं, वह घर कब काम आएगा? उस घर को बेच देते हैं, उससे जो पैसा आएगा उससे आप लोग नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो। आर्यन और शिवा को भी यही तकरीब सही लगी। वह सभी लोग गांव पहुंचते हैं। गांव में जाकर जब अपनी माँ का नया व्यवसाय देखा तो चारों को बहुत आश्चर्य हुआ। आर्यन की पत्नी निर्मला बोली, जब हम लोग यहाँ से गए तो बुढ़िया ऐसे रो रही थी जैसे हमारे बिना ही मर जाएगी, और यहाँ देखो तो अपना नया कारोबार कैसे जमा कर बैठी है।
सारिका बोली, चलो बुढ़िया के पैरों में गिर जाते हैं, शायद बुढ़िया हमें माफ कर दे। कामिनी जी पीछे से अपनी बहुओं की बातें सुनकर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग चिंता मत करो, अब तुम्हारे साथ शहर आने वापस रोकूंगी नहीं। शायद उस वक्त मैं तुम लोगों से कभी दूर नहीं होने चाहती थी, इसलिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी, मगर तुम लोगों ने मुझे उस अवस्था में छोड़कर जिंदगी का नया पाठ सिखा दिया। आर्यन और शिवा बोले, माँ दरअसल हम अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए पैसों की जरूरत है। अगर आप कामिनी जी बीच में ही बात काटते हुए बोली, आज वापस 2 साल बाद तुम लोग गांव आए हो, बीच में तुम लोगों को हमसे फोन पर बात तक करने का समय नहीं, मगर आज पैसे मांगने मुंह उठाकर चले आए। तुम जैसे नालायक बेटों की हमें कोई जरूरत नहीं, तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना तो घर है, ना पैसे हैं, और ना ही माँ की ममता है। कामिनी बिल्कुल सही कह रही है, तुम लोग वापस यहाँ से चले जाओ, हम समझेंगे कि हमारे कभी बेटे थे ही नहीं। उतने में आकाश जी को उनका नौकर रामलाल पुकारता है। बड़ा बेटा आर्यन कामिनी जी से बोला, कहाँ चले जाए, ऐसे कैसे चले जाए? मम्मी, इस घर पर हमारा भी अधिकार है, इस घर में हम हमारा हिस्सा लेकर ही रहेंगे। आर्यन की पत्नी निर्मला बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अभी मेरे भाई राघव को बुलाती हूँ और इन बुड्ढों पर घरेलू हिंसा का इल्जाम लगा देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे हमें घर में हिस्सा नहीं देते यह लोग। छोटा बेटा शिवा जबरन अलमारी की चाबी लेकर अलमारी खोलने का प्रयास करता है। उतने में कामिनी जी आकर उसके हाथ से चाबियों का गुच्छा खींचती है और शिवा उनको धक्का दे देता है। आकाश जी यह देख कर तमतमा उठते हैं और शिवा को एक थप्पड़ जड़ देते हैं। आकाश जी और कामिनी पहले वकील राघव और अमर को सब बता चुके थे, इसलिए उन्होंने दोनों को बुला लिया। अमर ने जो पेपर बेटे बहुओं को पकड़ाया था उसमें साफ लिखा था कि जो बेटे बहुए माता पिता की सेवा नहीं करते उनका माता पिता की प्रॉपर्टी पर भी अधिकार नहीं है। थोड़ी देर में दरवाजा खुला, आकाश जी, अमर और राघव बाहर आए। निर्मला का भाई राघव बोला, अगली दफा तुम चारों में से किसी ने भी आकाश जी और कामिनी जी को परेशान करने की कोशिश की तो तुम चारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और निर्मला, तुम वहाँ मायके में भी अपनी भाभी को परेशान करती थी, जिस वजह से मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी जल्दी करवा दी थी, और अब यहाँ अपने ससुराल में अपनी सास ससुर की भी सेवा नहीं हुई तुमसे, सुधर जाओ अब तो, वरना ससुराल तो ससुराल, मायके से भी हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। आर्यन, शिवा और उनकी पत्नियां आकाश जी और कामिनी जी से माफी मांगते हैं, मगर आकाश जी और कामिनी जी उन्हें माफ नहीं करते हैं और सभी बेटे बहू इतना सा मुंह लेकर वापस शहर चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।